जी जनाब, आपकी बहुत सारी डिमांड पे पारस रुख़सानी की लिटिल बिट स्पेशल एपिसोड लेकर आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हँसाने वाली है और बहुत ज़्यादा गुदगुदाने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाये किए चलती हूँ किसकी तरफ, पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन बाय एस मरवा मिर्ज़ा एपिसोड 17 लेट्स स्टार्ट। डिनर सबने ही मुस्कुराते माहौल में किया। आहिल तो सबसे ताकीदें समेट कर ही पक चुका था, जबकि डिनर के बीच इब्राहिम आज मौजूद ना था, ना ही हातिब, क्योंकि कल उनकी शिपमेंट थी जिस सबब आज कुछ प्रोसेसिंग वर्क था। ऊपर से इब्राहिम के सपुर्द जो काम था वो भी हातिब के लिए पहली तरजीह बन चुका था। सुहाना, परीसा और हाशिम तीनों ने ही आहिल को दुआओं के संग रुखसत किया तो रोशाने ही से खुद सी ऑफ करने एयरपोर्ट आई। अनातालिया में लगभग 9 बज चुके थे। ठंड सोच से बड़ी मालूम हो रही थी और फिजा में भी तरोताजगी गुली थी। अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही मुझे इन्फॉर्म करना। एयरपोर्ट तक वो इसे खुद ड्रॉप करने आई, जिसकी आहिल को बहुत ज़्यादा खुशी थी। जो हुक्म आपू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो तकल्लुफ़ नहीं, बस दिल की मसरूरी बयां कर रहा था। ग्रे शर्ट और वाइट पैंट के साथ ब्राउन जैकेट और पैरों में स्निकर जमाए उलझे बिखरे खुलिये में भी अपनी लुक्स के सबब वो प्यारा और क्यूट लग रहा था। पारसीसा मुगलानी की नर्म नज़र दोनों पर थी, जो आहिल को देखकर मुस्कुरा रहा था। और कुछ देर पहले ही नजफ ने पारस को कुछ अहम मालूमात ट्रांसफ़र की थी। पारस को अपना सबसे छोटा भाई पहले बात करके और अब देखकर बहुत पसंद आया। बहनों को थैंक यू नहीं कहते। अच्छा, वहाँ तुम्हारी ही एज फेलो शहजा बलाज भी है, क्या पता तुम दो ही अच्छी बन जाए। वो थोड़ी शाय है लेकिन बहुत सुगर। फिशिडोना की मेरी गैर मौजूदगी में वही ऑनर है, तो एकदम से फ्री मत हो जाना उसके साथ, जैसे मेरे साथ हुए। थप्पड़ भी मार सकती है। ये एहतियात बताते रुशाने खुद हंसी, जबकि आहिल हजल सा मुस्काए सर खुजाने लगा। गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं है यानी, शर्माने वाली मेरे साथ कैसे चल सकती है आपू। आहिल को अपनी रंगबाजियां और फ्लर्टी नेचर सोचते फिक्र हुई। पागल, तुम इसे डायरेक्ट बीवी मटेरियल की नज़र से देखना ना। वैसे भी गर्लफ्रेंड्स बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, इससे मर्द का वकार गिरता है। वो रुशाने की शफीक सी बात पर मुस्कुराता हुआ सीने पर हाथ रखे सर खम कर गया, जो उसकी फर्माबरदारी पर फिर से मुस्काई। आज से पहले ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, ही। आहिल की मस्ती थमने पर ना आ रही थी और रुशाने का दिल जल्द अज जल्द पारस से मिलने को मचल रहा था। मर्द भी तो बनोगे ना, अब पिट जाओगे। जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। रुशाने ने इस जोंग को सर से उतारा, जो भी था आहिल की कंपनी किसी को बोर होने ना देती थी। ओके बॉस, मिलता हूँ एक हफ्ते बाद। सी यू अपू। वो अपनी असली मिठास से बड़ी मुस्कुराहट रुशाने की तरफ उछालता हुआ एयरपोर्ट के एंट्रेंस में दाखिल हुआ तो रुशाने ने कुछ देर वहीं खड़े से हाथ हिलाए देखा और जैसे ही पलटी आगे खड़े पारस को हुडी में देखे दहल जाते अंदाज में अपने दिल पर हाथ रख गई। वो इतने करीब साए की तरह जमा था कि रुशाने को उसकी गर्दन से उठती मर्दाना क्लोन की महक अपने नाक के नथनों में घुसती सांसों में घुलती महसूस हुई। ओह, मैंने डराने वाली लड़की को डरा दिया। वो इसके कदर करीब खड़ा ऊपर से दांत दिखाकर रुशाने को और गुस्सा दिला गया, जिसकी कई सेकंड तक दूसरी सांस बहाल ना हो सकी। और नहीं तो क्या, हार्ट अटैक आ जाता तो। रुशाने की सांस बेहद फूली थी, जैसे वो पास से गुजर कर बड़बड़ाने के बीच संवारती बाहर पार्किंग प्लेस लिपकी, पर दर हकीकत पारस की नज़दीकी सहने के लिए खुद को मजबूत किया। इस लावारिस को तो लेती जाए मिसेस पारस, वो पीछे से हाँक लगाते बोला। रुशाने के लब मुस्कुराए। दर हकीकत वो पारस से छुपने छुपाने की कोशिश में जो थी। हैव अ सीट, छोड़ देती हूँ उस सबसे करीबी लाइब्रेरी। वो अदा से कहती पारस के लिए बैक सीट ओपन करे, जिज करती निगाहों से तकती बोली, जिस पर वो उसकी बाजू पकड़कर परे किए ठक से पिछला डोर बंद करे बेतकल्फी से फ्रंट सीट पर जा बैठा। आज तो तेवर ही अलग है मोहतरम के, आज तो ये ज़रूर बेतकल्फी के झंडे गाड़ेंगे। रुशाने ने दिल में शरारत से सोचा और डर और सरूर एक साथ महसूस किया। खुद भी ड्राइविंग सीट संभाले साथ बैठी। पारस ने जानबूझकर सीट बेल्ट नहीं बांधा था और मुंह पर गुस्सा भी सजा लिया था। गाड़ी में फैली रुशाने की खुशबू किसी का हौसला आजमाने लगी। ऊपर से रुशाने खुद भी तो करीब थी, पर वो इसे मज़ीद करीब तर चाहता था। सीट बेल्ट बांधे, मैं बहुत तेज़ गाड़ी चलाऊंगी, आपको 2 मिनट में लाइब्रेरी पहुंचाना है। हनूज पारस का दिल जलाती वो हदायत देती इसे पुकारी। पारस ने गर्दन घुमाकर नीली आंखों को मज़ीद खोलकर अचटती निगाह डाली। नहीं बांधूंगा, वो अकड़ा, जबकि रुशाने इस वक्त बहुत जबर से गुजरी। इस आदमी को देखने के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल जो था। ओके, चोट लग गई तो। वो सरासर गैर संजीदा थी। तुमसे ही मरहम लगवाऊंगा। वो भी मुंह फट बना फौरी जवाब देते बिगड़ा। सॉरी मिस्टर पारस, मैं सिर्फ जख्म लगाती हूँ, मरहम लगाना मुझे नहीं आता। पारस ने बिची बिची सांस खींची
खींचकर सर झटका और इससे पहले वाकई नाराज होकर गाड़ी से निकलता, रोशानी ने बर वक्त डोर लॉक किए। ओपन द लॉक रोशानी। पारस के सर्द हुक्म पर वो जरा उसकी तरफ घूमी और पारस के करीब खिसकते उसका सीट बेल्ट बांधने के बीच पारस की नाराज आंखें बहुत करीब से देखती मुस्कुराई। दोनों के चेहरों में लम्हे में समेटा जा सकता फासला था। होठों में इक्का दुक्का इंच दूरी थी, पर सांसों को एक दूसरे में घुलने से ये जरा सी दूरी कहाँ रोक सकी थी। महसूसात तक पहुंचती हरारत ने आंखों में मस्ती, खुमार और मलकियत का नशा ला रखा। एक बार आप इस वबाल के हत्थे लगे, फिर मेरी मर्जी तक कोई फरार नहीं होगा मिस्टर पारस। वो बिना खौफ पारस पर झुकी थी और उसका ये नडर लहजा और बेबाक नज़दीकी पारस के दिल को भा गई। मेकानी तौर पर पारस ने दोनों बाजू खुद पर झुकी रुशाने की तरफ इस बुरी तरह कसी कि उसके होंठों से पारस नाम की चीख निकलते निकलते पारस के होंठों के करीब गुम होती रह गई। तुम जानती हो तुम्हारे ये पंगे तुम्हें महंगे भी पड़ सकते हैं। वो सर से होडी को गर्दन पीछे को झटक कर उतारता, रोशाने के डरे चेहरे को देखे चैलेंजिंग नज़रों से निहारते मुस्कुराया। उसके लबो लहजे की तपश पर रोशानी की आती जाती सांस दहकने लगी। वो यहीं तक बहादुर थी बस। पारस इट्स हर्टिंग। वो उसके चेहरे से अपना चेहरा टकराने से रोकती, मिन्नत समाजत पर उतरती कराही। सो व्हाट, तुम्हें क्या लगा मुझे बताए बिना तुम इटली निकल लोगी और मुझे खबर नहीं होगी। तुम मुहाफिज हो, लेकिन भूलो मत मैं कौन हूँ। वो एकदम ही गुस्से से रोशानी की सहमी आंखों में तैरती हैरानगी भर गया। आपको कैसे पता? पारस प्लीज छोड़े ना, दर्द हो रहा है। वो सदमे और शिद्दत दोनों पर ही रोने की दहाने पहुंची। तभी पारस ने गिरफ्त नरम की, वरना रोशाने सांस लेना छोड़ देती। मुझे भी होगा जब जब तुम मुझे बताए बिना कुछ करोगी। ऐसी गलती दोबारा ना हो जल परी। वो पारस के अंदर जरा सी पैरासाइट की झलक पर ही आती हो गई। तभी फौरन सर हिलाने में ही आफियत जानी। उफ नहीं करती, जान लेंगे कि आप घूर घूर कर, प्लीज पीछे होने दे, सांस घुट रही है। रोशाने की बेतरतीब सांस और तेज धड़कन पर पारस ने इसे बहुत जबर से आखिरकार आज़ाद कर दिया। तभी वो गहरे सांस भरती ठीक से वापस बैठी। उतरो नीचे, मैं करूँगा ड्राइविंग। सबसे आखिर पर जो लाइब्रेरी है और दूर वहाँ जाना है। वो फ़ौरन से इरादा बदल गया, जबकि रोशाने ने बिना एतराज़ फ़ौरन लॉक खोला और इससे पहले इस जिन के डर से भागने लगती। पारस ने बर वक्त बाहर निकलकर जब रोशाने की बाजू से घसीट कर अपने सामने लहराया, तो वो नम आंखों समेत दबा दबा मुस्कुराती पारस की जान मुट्ठी में ले गई। हे, तुम रो रही हो या मुस्कुरा रही हो? पारस ने इसे गाड़ी से लगाते उसका चेहरा हाथों में भरे उलझन के संग दरियाफ्त किया। गैस करें, मैं नहीं बताऊंगी। रोशाने को एक अच्छी डोज के बाद भी मस्ती और लाड सूझा। पारस के जबड़े तने, तुम इतनी टेढ़ी क्यों हो, लाइक अल जबरा? पारस हद दर्जा तंग आया। आप कौन सा प्लस के सवाल हैं? जवाब तो इसने जुबान पर गड़ कर रखा था। रोशाने, तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? वो बुरा मना गया। तो क्या मेरी चाहत पूरी करने को लड़ने लगेंगे? वो भी हत्थे से उखड़ी। उफ, तुम चीज़ क्या हो? वो अपना सर जकड़े पीछे हटा। रोशानी को उसके चिढ़ने पर सरूर आया। जाए, मैं नहीं लिफ्ट दे रही, कटी आपसे। रोशानी ने आंखें माथे पर रखी। कैसे मानोगी? वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा तो रोशानी का सांस फूलने लगा। नहीं बताऊंगी। वो हाथ सीने पर लपेटे गर्दन घुमाकर मुंह भी फेर गई। रोशाने, ओके आई एम सॉरी हर्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी मुझे खुद से लाख दर्जे प्यारी है। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ आइंदा भी जब मामला तुम्हारा हो। वो माजरत पर उतरा तो तब जाकर रोशाने के दिल में ठंड पड़ी। आखिर को वो दुनिया की पहली लड़की थी जिससे इटली का पैरासाइट माफ़ी मांग रहा था। रोमांस में भी आप एग्रेसिव हुए थे, मेरी नेक पर लव बाइट बनाया और उससे तब मुझे खबर भी ना हुई, यानी मैं फील ही नहीं कर सकी। वो इस सदमे में ज़्यादा थी कि फील नहीं कर सकी। पारस ने होठों पर उमड़ती मुस्कुराहट का दिक्कत से गला गौंटा। नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली फील करवा दूंगा। वो पारस के साथ ही लगकर खड़ा हो जाने पर अपनी जुबान के स्लिप होने को कोसी कि कौन सा शिकवा करते कौन सा कर बैठी। और कब आएगा ये नेक्स्ट टाइम? वो गर्दन घुमाकर पारस की तरफ देखने लगी। जुबान मानो अपने अख्तियार में ना रही। अंदर कोई सख्त कोस रहा था कि रोशानी क्यों इज्जत की लस्सी करवाने पर तुली है। मूड पर डिपेंड करता है। वो भी चढ़ाने को मैदान में उतरा। रोशानी के कान से धुआं निकला। फाइन, जा रही हूँ। वो फौरन से रूठी। हे, तुम इतना रूठोगी तो मैं तो मनाते मनाते ही घिस जाऊंगा। पारस ने उसके दोनों हाथों से जकड़ते रोका। नहीं घिसेंगे, आफ्टर ऑल यू आर अ बिग बॉय। वो भी चबा चबा कर तंज मार गई। तुम्हारा ये रूठना मुझसे पब्लिकली कुछ करवा बैठेगा। पारस ने उसके कान की तरफ झुककर सरगोशी की तो मजाहमत करती रोशाने थम गई। आपसे ऐसा कोई खतरा नहीं है मुझे मिस्टर पारस। वो उसकी गिरफ्त छुड़वाती जाकर वापस ड्राइविंग सीट संभाल गई। पारस भी भाग कर वापस बैठा, वरना इस मस्कीन को यहीं छोड़ जाती।
गाड़ी स्टार्ट करे रोशानी ने फुल स्पीड दी, जबकि पारस ने बमुश्किल अपना सीट बेल्ट फिक्स किया। ओए आराम से, तुम्हारा क्या रेस का मूड है? मुझे बताती मैं अपनी गाड़ी लेकर आता, फिर करते हैं नतालिया की सड़कों पर मिलकर करतब। पारस ने डरते डरते सामने देखने के बाद साथ बैठकर गुस्से को स्पीड बढ़ाकर निकालती रोशानी को मुखातिब किया, जो कुछ सुनने के हरगिज मूड में ना थी। गुस्सा दिलाया है ना, अब भुगते। वो दबा से चिल्लाई। पारस को इतनी रात इतनी स्पीड में सामने मौत ही दिखाई दे रही थी, और आफरीन थी वो गाड़ी को हवाई जहाज बना रखा था। गुस्सा उतार भी तो सकता हूँ, मोहलत दो। रोशानी, कुछ हो जाएगा, मेरी खैर है। अगर तुम्हें खराश भी आई तो नहीं जानता क्या कर बैठूं। स्पीड कम करो रोशानी। पारस को परेशानी घेरने लगी। वो सख्ती से बोला, पर कानों में रुई ठूसे बस अपनी ही धुन में लगी थी। नहीं करूंगी। वो मजीद चिढ़ गई। रोशानी, बददिमाग लड़की। पारस ने उसके हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल हथियाने के साथ रोशानी को संभलने का मौका दिए बिना बर वक्त ब्रेक लगाई तो गाड़ी सड़क से उतरकर स्ट्रीट लाइट से टकराते टकराते बची। कुछ लम्हे तो वो खुद हवास खो गई। तुम निकलो बाहर। पारस ने डोर ओपन किया और दूसरी तरफ से सख्ते में मुब्तला रोशानी को पकड़कर बाहर निकाला तो वो आंखें चुरा गई। कुछ हो जाता तुम्हें तो। वो उसके लिए बहुत बुरी तरह डरा लगा। तब भी रोशानी का गुस्सा बरकरार था। हाँ, मैं संभाल लेती। आपको बीच में कूदने को किसने कहा? हटे मुझे। रोशानी की जिद खत्म करते पारस ने इसे इसी रोड स्ट्रीट लाइट के पोस्टर से पिन किया। क्या तुम्हें हाँ मजाक लग रहा है ये सब? वो उल्टा कहरनाकी से बोला। उसकी नीली आंखों में छाई तकलीफ और नाराजगी ने रोशानी को झंझोड़ा। आई एम सॉरी। रोशानी ने मजीद बात न बढ़ाते गले लग जाते माफ़ी मांग ली। ऐसे तो वो कत्ल करके भी बख्श दी जाती। पारस ने उसको पकड़कर स्ट्रीट लाइट बूस्टर से अलग किया और कितनी देर यूं ही अपने सीने लगाए खड़ा रहा। अभी कल ही बाबा को खोया है कि मेरे अंदर उनकी कमी है जो अजीब तरह निगल रही है। मैं आम बच्चों की तरह रोकर मातम नहीं कर सकती। प्लीज़ पारस, दोबारा नहीं करूँगी। वो उसके हिसार से निकलकर अपनी इस हरकत पर खुद भी पशेमान हुई। कर लेना, प्यारी लगी हो ऐसे जंगली फूल जैसी। वो उसके मुस्कुराने पर खुद भी नदामत से निकली। आप बनाकर छोड़ेंगे मुझे वाइल्ड फ्लावर। वो लाड बड़ा खफा हुई, क्योंकि मेरे साथ तुम यही बनकर सजोगी। वो भी सारा गुस्सा एक तरफ कर गया। लाइब्रेरी चलें। रोशानी को इस आदमी के तेवर कुछ बहके लगे तो फौरन भागने का ख्याल आया। तुम 2 मिनट मजीद मेरे करीब रहती तो मुझे रोमांस पढ़ने की ज़रूरत न पड़ती। वो रोशानी के हिसार से निकलकर कार डोर ओपन करने पर रुक जाना देखे करीब आया। आज के लिए कॉफ़ी था ये रोमांस। वो साबका सिचुएशन की तरफ इशारा करती हंसी। कुछ काफ़ी नहीं, लेकिन चलो चलते हैं। वो फौरी बैठा तो रोशानी ने अपनी जान बख्शी पर सूखा सांस भरा। मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं, आपको ड्रॉप करके मैं चली जाऊंगी। रोशानी ने गाड़ी स्टार्ट की तो पारस ने सीट बेल्ट परे करते आगे को सिरक कर अपना हाथ रोशानी की गिद्ध लपेटा। वो ड्राइविंग करते बुरी तरह घबराई। तुम्हें भी सीखने की ज़रूरत है। जहाँ प्यार करना होता है वहाँ तुम गुस्सा करती हो। पारस की उंगलियों की हरकत रोशानी को बुरी तरह परेशान कर रही थी। ऊपर से वो जोंक बना साथ जुड़ा बैठा वैसे ही ठंड में खरारत गोल रहा था। पारस में ड्राइविंग कर रही हूँ। वो बुरी तरह खौफजदा हुई। तो क्या करूं? वो इस वक्त ये पूछता डीठ और जहर साथ लगा। पारस। रोशानी ने ब्रेक लगाकर गर्दन तिरछी किए आंखें दिखाई। ऐसे देखोगी तो नाराज हो सकता हूँ। चलोगी ना लाइब्रेरी? वो अब रोशानी की जान लेने के दर पर था। बेचारी रोने के दहाने आ गई। उफ, मैं क्या करूँगी? वो सख्त मस्कीनियत से मिनमिनाई। मुझे देखना। नहायत प्यार से ऑफर की गई। हाँ, मेरी किस्मत में आपको देखकर आहें भरना ही तो है। ये आदमी सच में इतना बोंगा है क्या? रोशानी ने सदमे के संग सोचा। ओके फाइन, अब वहाँ अपनी जगह बैठे, मुझे टच भी नहीं करना। रोशानी ने सख्ती से टोका तो पारस फौरन मुंह बसूरता अपनी जगह सिरका। देखा, मुझसे ज़्यादा तुम्हें रोमांस पढ़ने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में लड़कियां पागल हो जाती हैं जब कोई उन्हें ऐसे होल्ड करे। मेरी ठंडी किस्मत। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो चुका था और रोशानी का दिल चाहा अपने बाल नोच ले। या अल्लाह, मुझे ये नमूना दिया है तो सब्र भी दे। रोशानी ने गहरी सांस खींचकर अपने लिए दुआ की और अब इस नवाब को लाइब्रेरी ड्रॉप किए बेचारी खुद भी अंदर घुसी। पता नहीं कौन कौन सी रोमांस की किताब खोलकर पारस ने खुद के साथ साथ बैठी रोशानी को भी टॉर्चर किया। आधे घंटे तक वो पारस से रोमियो जूलियट नमा किस्से सुनती आखिर पक गई। डर था कहीं कानों से लहू न फूट जाए। खुदा के लिए पारस, मुझे बख्श दे। मेरे कान समाज से महरूम हो जाएंगे अगर आपने मजीद कोई चीज़ी लव स्टोरी सुनाई। रोशानी की सरगोशी की सूरत हाथ बांधकर आजिज आने पर पारस ने मोटी सी किताब खोल ली। अभी तो बहुत सी बाकी। इससे पहले वो एक नई कथा सुनाकर रोशानी की रूह दहलाता उठकर उसके साथ बैठी
اور اپنا ہاتھ پارس کے ہونٹوں پر زور سے جما دیا۔ جس سیکشن میں وہ دونوں بیٹھے تھے وہاں اکا دکا ہی لوگ تھے اور وہ بھی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے تھے۔ پارس رحم کریں، وہ روحانسی ہوئی، اتنے پاس بھی آ گئی کہ پارس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور جب سے ہتھیلی چوم لی۔ روشانی کو لگا جتنا اس آدمی نے خون جلایا وہ سارا ایک لمس سے واپس بن گیا۔ تھوڑا اریٹیٹنگ ہوں، ہرٹ ہوا کیا؟ وہ اس لڑکی کا صبح کہا جملہ اسی رات گئے وہ دہرا کر سراسر تنگ ہی تو کر گیا، پر وہ تمام تر حقیقت دھیما سا مسکائی۔ اتنا بول کر تھکے نہیں آپ؟ پارس نے اس کے موڈ کو پھول سا ہلکا کیا، تر و تازہ اور خوبصورت کر دیا۔ تھک گیا ہوں۔ روشانی نے اس کی نظروں کے بٹکے تیور پر سنجیدہ ہوئی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر نگاہ سرکانے کے بعد آنکھوں میں جس اجازت طلب انداز سے جھانکا، اس نے روشانی کی دھڑکنیں لڑکھڑا دی۔ یہ لائبریری ہے پارس، وہ نجات کو پہلو بدلنے لگی۔ کہاں لکھا ہے کہ وہ کرنا منع ہے؟ پارس کے جسارتی ڈکے سوال پر وہ ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے واقعی اس وقت چاہتی ہو کہیں ایسا لکھا نظر آ جائے۔ کہو تو میں لکھ کر آ جاتا ہوں دیوار پر، نو کسنگ، نو ہگنگ۔ وہ پارس کے تپے سوال پر واپس اسے تکنے لگی۔ ایسا ہوا تو آٹومیٹک میرے منہ سے اظہار نکل آئے گا، باقی آپ کی مرضی۔ روشانی کے پاس بچاؤ کا واحد حل یہی تھا، کیونکہ پارس جو چاہتا تھا وہ روشانی سوچ کر ہی اندر سے سوکھے پتے سی کپا رہی تھی۔ اف، ایک تو یہ تمہاری کینچی جیسی زبان۔ پارس نے سخت برہم ہوتے فاصلہ سمیٹا، جبکہ روشانی کی سانس میں سانس آئی۔ جا سکتی ہو۔ وہ واپس بک کھول بیٹھا۔ روشانی نے فوراً سے شکر کا کلمہ پڑھے خود کو شاباش دی۔ آپ کا یہ رومانس پڑھنے کا فائدہ نہیں پارس، کیونکہ میں نے کرنے نہیں دینا آپ کو۔ وہ شرارت سے اس کے عقب سے کان میں جھکی۔ ڈونٹ وری، میں ایسے طریقے سے رومانس کروں گا کہ تم اظہار تو کیا اپنا نام بھی بھول جاؤ گی۔ کر لو تب تک عیش۔ پارس کی گرما گرم حاضر جوابی روشانی کو آگ ہی تو لگا گئی۔ یا اللہ، یہ آدمی ہے یا گن مشین؟ اف، اب میرا دماغ ان کے اس طریقے کو سوچنے پر لگ جائے گا۔ اف روشانی، تمہیں دماغ کو تیزاب سے دھونا چاہیے، اور ایک دو غراروں کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اف نکل اب میری بچی، یہ آدمی بالکل نہ شریف ہے نہ بونگا۔ روشانی دم دبا کر جیسے بھاگی۔ کتنی ہی دیر پارس بک بند کر کے چیئر گھماتا اس کی سپیڈ پر مسکراتا چلا گیا۔ تمہیں چھونا اتنا آسان تھوڑی ہے، جان تو ایسے بھی جانے کا خطرہ ہے، لیکن میری نہیں، تمہاری۔ وہ بہکے نشیلے انداز میں خود کلامی کرتا سب کتابیں سمیٹنے لگا، کیونکہ محبت عشق تو پارس کے مرید تھے، پھر اسے ان کتابوں کو پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ لوگ اسلحے کی سمگلنگ تھرو شپس کرتے تھے، جس میں ان نجی چھوٹے علاقوں تک مال پہنچایا جاتا تھا جہاں ڈیفنس پرابلمز بہت بڑھ گئے تھے اور وہاں کے رینجرز عام لوگوں کی مدد سے انکاری تھے۔ تبھی وہاں بنی ایک نجی ڈیفنس جماعت کے لیڈر کا براہ راست امیر حاتم اقدام سے اسلحے کی لین دین کا کام چلتا، جس کے بدلے وہ ایک اچھی رقم کے ساتھ بہت سے پلاٹ خریدتا تھا۔ ان پلاٹس پر پھر کنسٹرکشن کا کام بھی خود کروانے کے بعد اس گھر یا آفس یا کسی بھی پبلک پلیس کو سیل کیا جاتا تھا۔ گلوما کا بھی پورے ترکیہ میں اب ایک الگ نام بن چکا تھا۔ مین بیئرڈ آئل کی دن بدن بڑھتی مانگ گلوما کو مقبولیت دیتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی شپمنٹ کا کام مکمل کرے حاتم اپنے گلوما آفس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ دماغ میں اس وقت صرف امائمہ گردش کر رہی تھی، یا یوں کہنا چاہیے وہ لڑکی اس کی نظروں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بالکل اس کی طرح جو بی جان کے سو جانے کے باوجود کب سے جاگ کر ونڈو کے پاس کھڑی تھی۔ دل اس قدر سست پڑا تھا کہ جیسے رکا ہوا ہو۔ دونوں کی حالت مختلف نہ تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے بنا گزارا مشکل کر دیا گیا تھا۔ وہ مجھ سے سچ میں شادی کریں گے، وہ مجھے سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا میرے ساتھ پچھلے کئی سالوں کیا ہوتا رہا، میری ممی کیسے مر گئی، میرے ریئل بابا کیسے 22 سال مجھ سے دور رہے، وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ میں ان کو سب بتا دوں، نہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ امائمہ ہاں اور نہ محض کولے کھاتی، سچ بتانے پر پریشان بھی تھی، تو حاتم اقدام کے ہمیشہ کے لیے کہیں چلے جانے پر جان الگ جا رہی تھی۔ میں تمہارا ہر درد دور کروں گا، تمہارے مجرم کو اتنے سال سزا دوں گا جتنے سال تم نے ہراسمنٹ برداشت کی۔ میں ہر طرح تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، اور وقت آنے پر تمہیں ساری سچائی بھی بتاؤں گا، تمہاری دی سزا بھی برداشت کروں گا۔ میرے پاس اپنے گناہ کی تلافی کے لیے بس یہی کچھ ہے۔ حاتم نے خود کلامی کرتے سر کرسی سے ٹیکا ہی کہ پریشان سنہری آنکھیں خمار سے بھرنے لگی۔ تمہاری ذات کی خاموش تاریکی مجھے اپنی آنکھ کا واحد توڑ لگی۔ ہم ساتھ سجیں گے، بس تم ہاں کہہ دو۔ وہ سرور بڑھتا گیا، اس کی گہرائی ماپی نہ جا سکتی تھی۔ ہاں کہہ دوں گی، مجھ سے نہ کیسے کہا جائے گا؟ وہ چلے گئے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکوں گی کہ کیوں لا علاج ہو گئی ہوں۔ مجھے یہ زندگی ان کے لیے ہی ملی ہے،
वैसे किसी और को कैसे दूंगी? मैं हाँ कह दूंगी। मुझे वो मेरे जो लगे हैं, उनका मेरे लिए अचानक पूरी दुनिया बन जाना मेरे लिए बहुत खास है। वो भी अमादा थी, दिल और जान से, और खातिब ने तो अपने लिए चुनी रूह पहचानी ही बहुत महारत से थी। वो बहुत मासूम है। खातिब इसे सोचते गहरा मुस्कुराया। कोई ला यानी ख्याल सोच और दिल के दरीचों से अटकेली करके गुजरा था। तभी तो अमीर साहब के चेहरे पर मानी हेज रंग सजे। वो बहुत एडिक्टिव भी है, अपना आदी करके मार डाले तब भी हक पर रहे। मेरा दिल रुक ही नहीं रहा था उसको महसूस करने में। मेरी आंखें उसे देखते रहना चाहती थी। मैंने अपने हाथों को किस मुश्किल से उसे छूने से रोका था। मेरी बकवास बातें उसके सामने निकलती चली जा रही थी। जब उसने कहा उसे डर लगता है, मेरा दिल चाहा मैं उसे अपने गले लगाकर कहूँ, अपने सारे डर मुझे दे दो। वो धीमा सा बेबस मुस्कुराया। ये मोहब्बत, इश्क और दीवानगी नहीं थी, ये कोई अलग ही जज्बा था। ये शिद्दत और नरमाहटों का छूता मिलाप था। ये इख्तियार और बेबसी की बहुत तवील कहानी थी। वो जब ना कहने लगी, मुझे लगा मेरा दिल रेशों में बदल कर सीने में फट जाएगा। अजीब ही कैफियत थी। तभी तो उसे ना कहने ना दिया। उसके होंठों की नर्म दबी शिकायत मेरे हाथ की पोरों में तब तक तड़पती रहेगी जब तक मैं उसके होंठों को। हातिब की जानलेवा सोचों में इब्राहिम की बेतकल्लुफ आमद ने जैसे बलडोजर फेरा। दिल तो अमीर हातिब मुकदाम का यही चाहा, कुछ उठाकर आंधी बनकर अंदर वारद शह का सर फाड़ दे। तुम 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? हातिब ने सख्त बरहमी से टोका। क्यों, ख्यालों में किसी की बाहों में गिरे थे आप सर, या फिर मामला फायर ब्रिगेड बुलाने वाला हो चुका था? इब्राहिम की जुबान फिसली, गोया उसकी जिंदगी खतरे में आ चुकी थी। जूता पड़ेगा तुम्हें। खातिब का ताब बाहर निकला। इब्राहिम ने मुस्कुराकर माजरत करते फौरी जरा मेज के करीब आते मुद्दे को पकड़ा। मिसबा मंसूर पर सारा साहिबा की तरफ से मायमा की मां के कत्ल की कंप्लेन थी। बस सजा नहीं हुई, लेकिन केस अभी तक प्रोसेस में है। इसके झूठे गवाह तगड़े हैं तो मामला भी कोर्ट में फंसा है। अगर सारा साहिबा अपनी एफआईआर वापस लें तो मिसबा मंसूर की ज़मानत हो सकती है। ये आदमी अनतालिया के बहुत बड़े कोसैनो फेयरवेल क्लब का मालिक है, अपनी वाइन फैक्ट्री भी है। ये सब सुनकर हातिब अपनी जगह से उठा। इब्राहिम को इसने अपने राज में शरीक कर लिया था, तभी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। सारा साहिबा एफआईआर वापस लेती हैं तो कितने दिन लगेंगे ज़मानत पर उसकी रिहाई को? हातिब ने इस्तफसार पर इब्राहिम ने कुछ सोचने के बाद सर हिलाया। मैं भी अगले दिन ही हो जाए, क्योंकि ये एक तनाज़ा केस है सर। आप सारा साहिबा को कैसे मनाएंगे? इब्राहिम को तशवीश हुई। उनको मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, मैं इस काम में देर नहीं कर सकता। तभी कल ही जाऊंगा, दोनों को उनके घर ड्रॉप करूंगा, साथ इसके लिए मनाऊंगा भी। हातिब ने फौरी लाएमल तरतीब दिया, पर इब्राहिम ने फ़ौरन से हातिब की बाजू जब पकड़ी तो इब्राहिम की गहरी नज़रों के रूबरू ठटका। बाकी तो आपने मुझे काफ़ी कुछ बता दिया। ये भी बता दें कि दाल में सिर्फ काला है या पूरी दाल काली हो चुकी है? मिसबा मंसूर ने मायमा की मां को मारा। आप क्यों पराई आग में कूद कर इस कातिल को रिहा करने पर तुले हैं? मुझे थोड़ा सा ये सब क्लियर करें, वरना आपको पता है सदमे मेरे दिल के लिए अच्छे नहीं। इब्राहिम की उलझन बेजा ना थी। तभी हातिब ने चिढ़ने के बजाय रुक कर इसे सब बताने का फैसला किया, जिसको सुनने के बाद इब्राहिम के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजी। मैं इस सफ़र में आपके साथ हूँ सर। इब्राहिम ने दिलो जान से अपना साथ पेश करके हातिब को मज़ीद मजबूत कर दिया। हाँ, बस तुम्हारा दिल सुहाना को देकर जो बददिमाग हो जाता है ना, उसका कुछ कर लो इब्राहिम आफंदी। हातिब ने वापस कुर्सी पर जा बैठते तंज मारकर ये बताया कि वो सुधर नहीं सकता। अब तो ये तंज ना मारे भाई, इब्राहिम ने एहतजाज किया, और ये करते वो हातिब की मुस्कुराहट नमूदार करने का मौजब भी बना। क्यों, अब क्या हो गया ऐसा? वो अजली लठ मार और बेगाने अंदाज में अकड़ा, जिस पर इब्राहिम फौरन से मेज़ पर दोनों हाथ टेके हातिब की जानिब शरारत पर आमादा गुदगुदाती आंखों से निहारता झुका। अब आपका भी हमायमा को देखकर हर फंक्शन बददिमाग होने वाला है। इब्राहिम के छेड़ने पर हातिब ने फौरन से ड्रॉ से जब गन निकाली तो इब्राहिम हंसता हुआ उठकर हाथ ऊपर कर गया। बाज आना है तुमने या ठोकूं? हातिब सरासर एंग्री बर्ड लगा। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। इब्राहिम की बेसुरी गुनगुनाने की कोशिश पर हातिब से पहले उठकर उसका सर खोलता। वो दम दबाकर ऑफिस से भागने के अंदाज में निकल गया, जबकि खुद हातिब इस अजूबे की छेड़खानी पर कुछ खास मुस्कुराया। जनाब ने गन मेज़ की दबीज सतह पर फेंकी और वापस रोलिंग चेयर संभाली। चलो, कायनात की थोड़ी सी तरतीब सीधी करते हैं। चांद को कहाँ होना चाहिए? तुम्हारी खिड़की के बिल्कुल सामने। सितारों को कहाँ होना चाहिए? तुम्हारी आंखों में। सबसे खूबसूरत फूल को कहाँ होना चाहिए? तुम्हारे बालों में। मेरे नाम को कहाँ होना चाहिए? तुम्हारे होंठों पर। और तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए? मेरी बाहों में।
وہ بےخودی کی سنگ ہنسا سب ممکن ہو چکا تھا سوائے باہوں کے معاملے کے، یہ سوچنا کر لینے سے زیادہ تسکین آور تھا۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ اسپائر تھی نا؟ اب دھڑکتا پھڑکتا تبصرہ بھی دیتے جائیں، بیسٹ سین اور ڈائلاگ بھی ضرور بتائیں، کیا خیال ہے، کیا ہونے والا ہے اب؟ اینی گیس؟ چینل بھی سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ہم 18 ایپیسوڈ میں، اور یاد ہے نا سنڈے کو گیپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر 18 ایپیسوڈ میں، جو اس سے بھی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے سے ریویوز دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔